हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस के बारे में है। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसके एप्लीकेशंस जो है, वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने काफी कुछ डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन फिर भी आज हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है क्यों। बराबर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है, बेसिक फैक्टर क्या था डाइपोल मोमेंट का। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है वो पता चल जाता है कि भाई कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयोनिक या तो 100% कोवैलेंट हो, ऐसा नहीं होता है। बराबर है। वीडियो पूरा देखा कीजिए तो आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि आपको जो है ना सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बराबर। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को आधा छोड़ देते हैं, बोले ये सब हमें आता है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। लेकिन जब कभी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम आएगी तब वहां पर ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, भले ये टेक्स्ट बुक में दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। देखिए एक चीज फाइनल है कि 11 के अंदर भी सिलेबस रिडक्शन हुआ है, रिवाइज सिलेबस आया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 11th के लिए है। जब आप 11 में से 12th में जाकर जब JEE या नीट की एग्जाम देंगे तब क्या करेंगे, जो एलिमिनेटेड टॉपिक्स है उसमें से वहां पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्या, वहां पर वो क्वेश्चंस भी आएंगे। इसलिए हम लोग वीडियो के अंदर या तो जो हमारी सीरीज चल रही है केमिकल बॉन्डिंग की, उसके अंदर ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक जो है वो सारे के सारे कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। सबसे पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। बराबर है कि भाई किस तरह से बॉन्ड पोलर होते हैं, यानी कि बॉन्ड पोलर है या तो नॉन पोलर है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि हमने ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये पहले से कंटेंट इसलिए रेडी रखा हुआ है कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, बाकी सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट का जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हायर विल बी द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। बराबर है। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड, हायर इज द बॉन्ड पोलर, कि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड पोलर रहेगा। अब आप देखो कि भाई डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किस में जा रहा है, तो HF मॉलिक्यूल है, HCl है, HBr है, HI है। ये मैंने लिए है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बराबर है, जो लास्ट लेक्चर में भी लिए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि HF के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4.0। यहाँ पर हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन जो है 3.5 के आसपास होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारा ये जो है म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा। वो पॉइंट भी मैंने पढ़ाया था कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एंड दैट्स व्हाई HF इज द हायर वैल्यू ऑफ म्यू इन द रेफरेंस ऑफ बाकी सारे की कंपैरिजन के अंदर। ये जो है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF इज द मोड, HF इज द मोस्ट पोलर। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड पोलर है। तो ये सारे बॉन्ड पोलर है। इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल से कुछ H2 है, O2 है, N2 है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, यानी कि सिमिलर एटम है। सिमिलर एटम में कभी भी चार्ज सेपरेशन होता ही नहीं है। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन था, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ऐसे चार्ज सेपरेट होते थे। यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। चार्ज सेपरेशन नहीं है तो Q की वैल्यू आएगी 0, और Q की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा 0। जब डाइपोल मोमेंट 0 आएगा तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल सारे के सारे जितने हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन पोलर। तो पहले पॉइंट में ये क्लियर हो गया, डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, विच मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर, विच मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन पोलर, जब हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। बराबर,
यानी इसमें एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। तो यहाँ पर एग्जांपल 1 जो दिया है, कैलकुलेट द परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। ये पूरा डेटा लिखा नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl मॉलिक्यूल इन विच ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई है वो कितनी है, 1.03 डी बाय, कितनी है 1.03 डी बाय। बॉन्ड लेंथ उसकी है 1.275 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ है बेटा 1.275 एंगस्ट्रॉम, बराबर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ म्यू दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी दो कैलकुलेटेड वैल्यू है, बराबर है। म्यू परसेंटेज ऑब्जर्व है, थियोरेटिकल जो डेटा दिया गया है उसकी हेल्प से हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू भी निकालेंगे। फिर ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल या तो ऑब्जर्व अपॉन आयोनिक इनटू 100 करेंगे तो आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि यहाँ पर HCl जो है अगर 100% आयोनिक हुआ तो ऐसा मान के चलो कि इफ HCl इज 100% आयोनिक, तो इसका मतलब है कि H प्लस Cl-1 H प्लस 1 Cl-1, इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड कैरी वन यूनिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, ईच एंड कैरी 1 यूनिट चार्ज, +1 है -1 है, यानी 1 यूनिट चार्ज है। 1 यूनिट चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि HCl is 100% ionic, then we have to calculate mu ionic as the bond length is given 1.275 angstrom, its dipole moment for 100% ionic character, इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 100% आयोनिक कैरेक्टर के लिए फॉर्मूला तो वही है Q इंटू डी। 1 यूनिट चार्ज है तो 1 इंटू दैट वैल्यू 4.8, तो यहाँ पर लिखा है Q की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 4.8 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में है, उसको कन्वर्ट की है 1.275 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 6.12 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर लिख लो, चाहे डी बाई लिख लो, बराबर, चाहे आप डी बाई भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 डी बाई इसको जो किया था 1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले डायपोल मोमेंट का बेसिक वीडियो देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू आयोनिक इनटू 100। अब यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू तो गिवन थी 1.03 डी बाई, और एक वैल्यू हमारी आ गई 6.12 इंटू दैट 10⁻18, बराबर है। तो ये जो वैल्यू है अगर आप डी बाई लिखते हो तो फिर 10⁻18 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा 6.12 डी बाई, दैट्स इट, बिकॉज 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर। सो वी हैव दिस टू वैल्यू, कुछ भी नहीं है, इसका डिवीजन करके 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट द आंसर कि 16.8 यानी अप्रोक्स 70% जितना ये जो है आयोनिक कैरेक्टर है इसके अंदर। HCl में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ना चालू किया था, लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने आंसर आ रहा है वो कहता है कि भाई ये आयोनिक भी है। हाँ मैं आयोनिक हूँ, जैसे वो गाना था ना, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, एक मूवी थी अक्षय कुमार की जिसमें ये गाना था, तो ये भी बताता है, बॉन्ड भी गाना गाता है कि हाँ मैं आयोनिक हूँ। अच्छा चलिए, सिमेट्री का मतलब क्या, आपके दो कान कैसे हैं, बराबर, बोले खुले हैं तो सुन लो, बराबर। अच्छा, दो कान एक जैसे है, भगवान ने दो आंखें कैसे दी है, मस्त एकदम एक जैसी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो सिमेट्री भगवान ने आपको दी है, वैसे ही सिमेट्री मॉलिक्यूल में भी होती है। या तो मॉलिक्यूल होता है सिमेट्रिकल, या तो मॉलिक्यूल होता है अनसिमेट्रिकल, या तो असिमेट्रिकल, बराबर है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ, बराबर है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है जिसकी डायपोल मोमेंट कैसी होगी, 0। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सराउंडिंग एटम्स एक जैसे हो, वहां पर लॉन पेयर ना हो,
और सिमेट्रिकल शिप जा रहा हो तो उसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। वैसे ही और जीरो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो डिटरमाइन द सिमेट्रिकल यानी कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो भी हम लोग यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन क्या करना है, समझना है कि डिटरमाइनिंग द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम। जहां पर 3 या 3 से ज्यादा एटम है या तो 2 या 2 से ज्यादा एटम है वहां पर तो ये सिमेट्री बताएगा। तो देखो बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है समझाने के लिए। इफ मॉलिक्यूल पोजेस 2 और मोर पोलर बॉन्ड, 2 और मोर पोलर बॉन्ड, मान लो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ये पानी का मॉलिक्यूल, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके ऊपर ये है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। इसकी डायपोल मोमेंट अपर डायरेक्शन में, इन दोनों की भी डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट डायपोल अपर डायरेक्शन में, और होगा एडिशन। तो क्या लिखा है, इफ मॉलिक्यूल पोजेस 2 और मोर पोलर बॉन्ड्स इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। इफ इट पोजेस सम मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट, अगर उस मॉलिक्यूल में कुछ भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है, जैसे पानी के लिए है 1.80, ये जो है वैल्यू एक बार आप चेक कर लो। पानी की मुझे लग रही है यहाँ पर कुछ 1.47 जो लिखी है वो नहीं होगी। पानी की वैल्यू है बेटा 1.84 डी बाई, पानी की वैल्यू है यहाँ पर 1.84 डी बाई, बराबर है। हाँ, तो ये वैल्यू क्योंकि हमें मालूम रहता है पानी की वैल्यू जो है वो डायपोल मोमेंट की वजह से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट है, आपके पास एनसीईआरटी में टेबल भी है। तो 1.84 डी बाई जो वैल्यू है वो पानी की हमें मिल जाती है, बराबर है। जनरली एमोनिया की 1.47 डी बाई रहती है। बट इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स, तो यहां तक क्लियर हो गया, फिर से सुन लो। इफ अ मॉलिक्यूल पोजेस 2 और मोर पोलर बॉन्ड्स इट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। इफ इट पोजेस सम मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट, अगर थोड़ी सी भी डायपोल मोमेंट हुई तो वो कभी भी नहीं होगा सिमेट्रिकल। तो पानी के अंदर 1.84 डी बाई, बट इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स अ नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स लिंक टू सेंट्रल एटम एंड रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। हाँ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, हाँ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, देखो यहां पर मैं अभी ये मिटा देता हूं, आई थिंक आपने लिख लिया होगा ये कंटेंट। तो इसके अंदर हम लोग ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। चलो, तो यहां पर अगर BF3 की बात करें, BF3 इसकी डायपोल मोमेंट अपर डायरेक्शन में, यहां पर इसकी जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट है वो भी नीचे, तो वो ऑपोजिट होकर कैंसल हो जाएगी, यानी कि रिजल्टेंट म्यू रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, 0। यानी कि मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर, बस। तो और नॉन पोलर तो है, सिमेट्रिकल भी होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल, बराबर है। तो ये चीजें याद रखनी है। और लास्ट है, अगर आपके पास 2 आइसोमर है तो वो सीस होंगे कि ट्रांस होंगे। अब देखो ये एक ऑर्गेनिक का पार्ट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल आराम से सुनो। देखो आपने ये सीखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन, इसको सब जानते हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाए और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ गया मान लो, तो हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो। कार्बन की जो बॉन्डिंग है ये डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथीन। क्या कहेंगे, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसको भी मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, इसको स्पेस में 2 तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो है इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक Cl, दूसरे कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन एक Cl। तो स्पेस में बेटा इसकी अरेंजमेंट 2 तरह से पॉसिबल है कि या तो सिमिलर एटम्स जो है, सिमिलर जो एटम्स है वो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड पे ही हो, तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, दोनों Cl एक साइड पे, कोई भी एक एटम के रेफरेंस में सोच सकते हो। अगर सिमिलर एटम्स ऑन द एडजेसेंट पोजीशन और ऑन द सेम साइड
बराबर है, एडजेसेंट पोजीशन या तो सेम साइड पे, तो उसको कहते हैं सिस आइसोमर। क्या कहेंगे? सिस आइसोमर। एंड द सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो अगर ऐसे ऑपोजिटली अरेंज हो तो उसको कहते हैं ट्रांस आइसोमर। क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। तो मॉलिक्यूल का आइसोमर सिस है कि ट्रांस है वो भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस और ट्रांस मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो कुछ ऐसी रहेगी, ये गई ऐसे और ये जा रही ऐसे, कार्बन टू क्लोरीन, बराबर है। तो इसमें कुछ ना इट इज कि भाई ये जो है इसमें जो भी एंगल बनेगा तो म्यू रिजल्टेंट जो है इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन की बॉन्ड डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और ये वाली इस डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट या तो बॉन्ड मोमेंट्स विल बी कैंसल ईच अदर एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट म्यू रिजल्टेंट विल बी जीरो। सो वी कैन से दैट इन दैट केस की ट्रांस आइसोमर का रिजल्टेंट मोमेंट जीरो आ रहा है, सिस का जीरो नहीं आ रहा है। तो अगर कोई आपको पूछ ले कि अल्कीन के डेरिवेटिव्स के अंदर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रही है, देन यू कैन से दैट इट विल बी ट्रांस आइसोमर। सो यू कैन बाइफरगेट और यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि सिस और ट्रांस आइसोमर किस तरह से आता है। और एक है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। अब आप ऐसे बोलेंगे कि सर ये चीजें जो है वो भी आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ठीक है। देखो, एक होता है बेंजीन, इसके ऊपर लगा दो Cl, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। चलो, फिर होता है ये क्लोरोबेंजीन था, यहां पर देखो ये कार्बन, ये जो पहला है एक कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बेंजीन, उसके ऊपर Cl यानी क्लोरोबेंजीन, इसके टोटल 6 पोजीशन। अगर 1 2 पे कोई भी पोजीशन, 1 और 2 पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं ऑर्थो आइसोमर। क्या कहेंगे? ऑर्थो आइसोमर। अगर वो ही ग्रुप 1 3 पे हो तो उसको कहते हैं मेटा आइसोमर। क्या कहेंगे? मेटा आइसोमर। और अगर वो ऐसे 1 4 पे हो, आप इसमें देखो 1 2 पे लगाया, 1 3 पे लगाया, 1 4 पे लगाया, तो ये हो जाएगा आपका पैरा आइसोमर। क्या हो जाएगा? पैरा आइसोमर। सो इन दैट केस, हाँ, ये है पैरा आइसोमर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड डायपोल है वो ऐसी जा रही है और इसकी बॉन्ड डायपोल यानी इसमें ऐसा है, बराबर, ये है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया। इसका आप देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है? इन दैट केस बॉन्ड एंगल आप देख सकते हो कि भाई 60 का बॉन्ड एंगल है। कितना बॉन्ड एंगल है? 60 का। तो जब बॉन्ड एंगल 60 का होता है तब ये क्या होगा, इसमें आप एडिशन करते हो, वेक्टर एडिशन, और आपको रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, बराबर है। यानी कि ऑर्थो आइसोमर में ये रहेगा, बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर कितना हुआ, 90 से बड़ा, ये हुआ आपका 120 का, 60 डिग्री इसमें हो जाएगा 120 और इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी एक ऊपर है डायपोल और एक डायपोल आपका नीचे। तो बॉन्ड मोमेंट जो है पैरा आइसोमर में टोटल 180 डिग्री पे है। इसका मतलब कि इसका म्यू रिजल्टेंट तो आएगा 0, म्यू रिजल्ट इसका कितना आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से ये क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा जो आइसोमर है बेटा, और बेसिकली ये चीजें जो है उसमें आप 60 वाले का और 120 वाले का आप देखोगे तो 60 वाले का डायपोल मोमेंट जो है ज्यादा आता है। 60 वाले का बॉन्ड डायपोल मोमेंट जो है वो कुछ 2.54 डी बाय, हाँ, वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, 2.54 डी बाय होगा और इसका जो है 1.48 है, 1.48 डी बाय, बराबर है। तो आप जरा ध्यान से देखो, थीटा यहाँ 60 था, यहाँ 120 हुआ, बराबर। थीटा इंक्रीज हुआ, डायपोल मोमेंट डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब सीधा ये हो जाता है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। आप ये एक लॉजिक याद रखो, ऑलमोस्ट ये हेल्प कर जाता है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वो म्यू डिक्रीज हो जाता है, यानी कि डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा।
सो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर। अगर आप ऐसे सोचोगे तो ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर जो है उसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि भाई कौन सा है। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई डायगोनल मोमेंट ऑफ पैरा आइसोमर इज 0 एंड ऑर्थो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा। सो वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर जो है वो कौन सा ऑर्थो आइसोमर है, पैरा है या तो मेटा है। सो दैट्स हाउ द एवरी परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड में कितना होता है। तो इसी तरह से जैसे हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या तो 100% कोवैलेंट नहीं होता है, तो इसी तरह से पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यानी जो आयोनिक बॉन्ड होता है जिसको हम मान के चलते हैं कि वो आयोनिक बॉन्ड है, वो 100% आयोनिक भी नहीं होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ जोल जाल रहता है किसका, कोवैलेंट कैरेक्टर का। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो ये चीज है कि भाई आयोनिक कंपाउंड जो है इसमें बॉन्ड तो आयोनिक ही होगा 100%, एक्चुअली इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। जस्ट एज कोवैलेंट बॉन्ड हैज सम आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड हैव आल्सो सम कोवैलेंट कैरेक्टर। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल फिगर बनाते हैं। तो जैसे कि आपका आयोनिक बॉन्ड होता है, जैसे NaCl है तो NaCl में Na+ है, Cl- है, बराबर। जनरली कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। तो देखो कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज, बराबर है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से दूसरा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, दैट इज नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये है आपका एक एनायन, बराबर है, ये आपका है एक एनायन। इसको हाँ चलो, तो ये है यहाँ पर एनायन, ओके। तो ये है कैटायन और ये है एनायन। एनायन में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से। चलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, बराबर है। अब आगे होगा क्या कि व्हेन कैटायन अप्रोच एनायन, जब कैटायन एनायन को अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बराबर है, तो क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिमेट्री है उसमें चेंज हो जाएगा। व्हेन कैटायन अप्रोच एनायन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा डिस्टोर्टेड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि ये कैटायन है उसको अट्रैक्ट करता है, तो ये थोड़ा सा असिमेट्रिकल हो जाएगा। सो व्हेन कैटायन अप्रोच एनायन, व्हाट हैपेंस, electron cloud of the anion is attracted towards the cation and hence gets distorted. कैटायन जब इसको अप्रोच करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है तो इट विल बी डिस्टोर्टेड, बराबर, इसको लिखते हैं डिस्टोर्टेड। तो डिस्टोर्टेड का मतलब होगा कि वो पहले से असिमेट्रिकल हुआ। इस इफेक्ट को कहा जाता है पोलराइजेशन। इस इफेक्ट को क्या कहा जाएगा? पोलराइजेशन। तो आप लिखिए, when cation approach anion, what happens is the electron cloud of the anion is attracted towards cation and becomes distorted. This effect is called polarization of anion. This effect is called पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये इफेक्ट को कहा हमने पोलराइजेशन, लेकिन कैटायन के रेफरेंस में इसको कहा जाएगा पोलराइजिंग पावर, बराबर है। मान लो कि ये कैटायन है तो ये इसको कितना पोलराइज कर सकता है, वो तो उसका पावर हुआ ना। तो कैटायन के रेफरेंस में वर्ड आएगा क्या? पोलराइजिंग पावर। क्या आएगा? पोलराइजिंग पावर। और एनायन के रेफरेंस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पोलराइज एबिलिटी, बराबर। जो पोलराइज हो रहा है उसके रेफरेंस में पोलराइज एबिलिटी, और जो पोलराइज कर रहा है उसके रेफरेंस में पोलराइजिंग पावर, बराबर है। तो ये चीज याद रखना कि कैटायन जो है उसके हम लोग कंपेयर करेंगे पोलराइजिंग पावर, और एनायन की क्या कंपैरिजन होगी? पोलराइज एबिलिटी। तो फिर से बता देता हूं, when cation approach the anion, what happens? The electron cloud of the anion attracted towards the cation. In this process is called polarization,
effect of anion, polarization effect of anion. The power of cation is to polarize the anion is called polarizing power. Power of cation to polarize anion is called polarizing power. And the tendency to polarize, anion की tendency क्या होती है? The tendency to polarize, this is called polarizability. This is called polarizability. तो anion के रेफरेंस में वर्ड आएगा polarizability. The power, basically the tendency of anion to get polarized is called polarizability. So the greater is the polarization produced, जितना polarization ज्यादा होगा, more is the neutralization of charges, उतना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा किसका? चार्जेस का. एंड हेंस द आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. हेंस जितना पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना चार्जेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा. उस तरह से होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन जो है जैसे जैसे होता जाएगा, मोर इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस. सो वी कैन से दैट द आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और द कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, और द कोवैलेंट कैरेक्टर increases. So the property जैसे कि melting point हो गया, heat of sublimation, melting point हो गया, heat of sublimation हो गया, solubility हो गई, तो ये सारी properties में changes आने लगते हैं भाई. इस सारी property में changes आने लगते हैं. So that is called कि भाई क्यों ये सब हो रहा है, इसकी इफेक्ट क्या है. So polarizing power of cation and polarizability of the anion, hence the formation of covalent bond is favored by some factors. बराबर है. तो ये जो है बेसिकली इसको कहते हैं फजान्स रूल. फजान रूल, बराबर है. ये जो है इन्होंने रूल्स दिए थे, ये जो टाइटल है वो फजान्स रूल ही है. बराबर है. तो आपको ऐसा ना लगे कि पूरा टॉपिक पढ़ा दिया सर ने, फिर किसी ने कहीं पे क्वेश्चन पूछा कि तूने फजान्स रूल पढ़ा, तो बोले नहीं पढ़ा. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो ये फजान्स रूल कहते हैं इसको. तो ये बेसिक फंडा हमने क्लियर किया. अब इसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा रहता है? स्मॉलर द कैटायन. बराबर. ये सबसे पहला फैक्टर बेटा कि जितना कैटायन छोटा होगा, जितना भी कैटायन छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा. जितना कैटायन छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन हायर द पोलराइजिंग पावर टू पोलराइज एनायन. तो जितना वो ज्यादा पोलराइज करेगा, जितना वो ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ही कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा, उतना ही कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर. अगर हम लोग एग्जांपल ले कि मान लो कि मेरे पास बेटा लिथियम क्लोराइड है, LiCl और KCl है. इसमें आप देख लो कि लिथियम जो है वो एनायन कॉमन है. कैटायन के अंदर Li प्लस है, K प्लस है. नाउ टेल मी which one is the smaller cation, Li plus or K plus? So we can say that Li plus. So smaller the cation, more is the covalent character. More is the covalent character. उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा. यानी कि इन दोनों में से ज्यादा कोवैलेंट कौन हुआ? LiCl. Why? Because in that case lithium has a smaller cation compared to K plus, and that's why LiCl is more covalent. So you can write it down कि LiCl is more covalent than KCl. ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट कि स्मॉलर द कैटायन. लार्जर साइज ऑफ एनायन, या तो लिखो लार्जर द एनायन और लार्ज साइज ऑफ एनायन. सिंपल सी बात है, कैटायन जितना छोटा होगा वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा. तो एनायन जितना बड़ा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी. एनायन जितना बड़ा होगा उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो पोलराइज हो जाए जल्दी से. बराबर है. तो लार्जर द एनायन में क्या लिख सकते हैं कि लार्जर द एनायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी. बराबर है. तो जितना एनायन बड़ा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी. बिकॉज कि वो बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बाय द न्यूक्लियस. बराबर है. बिकॉज वी कैन से दैट द होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द न्यूक्लियस डिक्रीजेस. जितना बड़ा होगा ना उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होल्ड नहीं रहेगा. सिंपल सी बात है.
कि न्यूक्लियस का होल्ड कब तक रहता है, जब तक वो छोटा है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होल्ड कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी पोलराइज एबिलिटी बढ़ती जाएगी, बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वाई कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ, अब लिथियम हैलाइड्स की अगर हम लोग बात करें, हमारे पास लिथियम हैलाइड में मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा है लिथियम आयोडाइड, बराबर, फिर लिखा है लिथियम ब्रोमाइड, फिर लिखा है लिथियम क्लोराइड, फिर लिखा है लिथियम क्लोराइड। तो इस सेंस में अगर आप देखोगे तो लिथियम आयन मैंने कॉमन रखा है लेकिन एनायन चेंज किया हुआ है। तो आयोडीन जो है लार्जर देन एनायन, तो फोकस कीजिए एनायन पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयन। तो इस केस में इस तरह से कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम आयोडाइड का। दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम आयोडाइड टू लिथियम क्लोराइड, and that is why we can say that the melting point is in the reverse order. melting point इससे reverse order में रहेगा। ये है आपका कोवैलेंट कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट में लिखना चाहो तो लिथियम आयोडाइड लेस देन लिथियम ब्रोमाइड, लेस देन लिथियम क्लोराइड और लेस देन लिथियम क्लोराइड। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये इनवर्स में रहता है, बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट में इस तरह से रहेगा, बराबर है। और उसके बाद है लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, लार्जर द चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, बराबर। चार्ज से क्या होगा, बराबर। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, मान लो मैंने यहां पर लिया है, सपोज करो कि NaCl, फिर है MgCl2 और AlCl3। आप खुद बताओ मुझे, लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन, यहां पर मैंने क्या किया, कैटायन जो है वो एक जैसे रखे हुए हैं। कैटायन कैसे रखे हैं हमने, एक जैसे, सॉरी कैटायन डिफरेंट है, एनायन एक जैसे है। एनायन जो है वो अलग अलग है, कैटायन कैसे है, सिमिलर है। तो इसमें चार्ज है Na+, इसमें +2 और +3। क्या होगा कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया था स्मॉलर द कैटायन मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर, लेकिन मोर कोवैलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से था, मोर पोलराइजिंग पावर की वजह से था। तो इसमें क्या होगा कि Na+, Mg+2 और A+3 ये सबसे छोटा है, इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इस केस में ये ऑर्डर ऐसा रहेगा कि ये ऑर्डर जो है उसमें AlCl3 इज द मोस्ट कोवैलेंट कंपेयर टू MgCl2 एंड NaCl। सो इन दैट केस larger the charge on the cation, greater its polarizing power। लिख लो वहां पर, क्या लिखोगे, larger the charge on cation, larger the charge on cation, greater is its polarizing power, and so covalent character increases। ऐसे ही कहानी अगर एनायन के लिए लिखनी हो तो क्या होगा, एनायन जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी, तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ सकता है। यहाँ पर हमने कैटायन पे फोकस किया है, कई बार एनायन भी यहाँ पर आ सकता है, एनायन भी आ सकता है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन मोर इजिली इट्स गेट्स पोलराइज, ऐसा भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो इसमें मैं सीधा केस आपको बता देता हूं, जैसे कि CuCl है और NaCl है। आप देखो CuCl और NaCl इन दोनों में क्या है, कॉपर और Na वो दोनों अलग अलग है। अगर आप कॉपर का नंबर देखोगे तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा कितनी रहेगी, तो कॉपर में आप लिखते हो जनरली क्या, आर्गन 3d10 और 4s1, और सोडियम में क्या लिखते हो, नियॉन और 3s1 ऐसे लिखते हो। तो ये जो आर्गन है वो 18 इलेक्ट्रॉन का इसका इनर पार्ट है। इसका इनर पार्ट कितने इलेक्ट्रॉन का है, 8 इलेक्ट्रॉन का, बराबर है 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन द केस ऑफ कॉपर ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कैटायंस हैव द सेम साइज एंड चार्ज तो सेम ही है, साइज भी नियरली सेम है। अगर आप देखना चाहो डेटा तो देख सकते हो।
तो then what with the one with the pseudo noble gas configuration has a greater polarizing power. Pseudo noble gas configuration का मतलब क्या, जिसकी इनर में यानी कि जो भी एलिमेंट होगा उसमें अगर 18 इलेक्ट्रॉन है अंदर के साइड, तो उसको कहते हैं हम लोग pseudo noble gas configuration. noble gas configuration बराबर है, ये आपको दिख रहा है pseudo noble gas configuration. yes, pseudo noble gas configuration. यहां पर मैं आपको ये थोड़ा सा, हाँ, तो कॉपर के केस में जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, pseudo, pseudo मत कहना, इसको पी साइलेंट है, pseudo noble gas configuration. और Na के केस में क्या है, इसको कहते हैं noble gas configuration. noble gas configuration. तो याद रखो pseudo noble gas configuration has a greater power of polarizing than the comparison of noble gas configuration. यहां पर याद क्या रखना है कि भाई pseudo noble gas configuration have a greater polarizing power compared to noble gas configuration. noble gas configuration. And that's why we can say that why CuCl is more covalent than NaCl. So that is the base of CuCl is more covalent than NaCl. So that's how we complete the Fajans rule. Okay. Now we are moving on valence bond theory. तो इस फ्रेम में यहाँ तक बराबर. Keep watching, keep enjoying. अगर आप पहली बार हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और शेयर करो, बराबर है. हम भी यहाँ पर अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स डालो. थैंक यू.